साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में, तीनों साइंस है, जिसमें इसमें करीब-करीब 72 क्वेश्चन है, ठीक है? 72 क्वेश्चन है और यह एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है, जो पहले भी पूछा गया है, ठीक? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको शुरू से अंत देखने की कोशिश करिए और इस जो हम पढ़ रहे हैं, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के लिंक में जब जाएँगे, तो डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो वहाँ पे एक लिंक होगा टेलीग्राम का, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री है। आप उत्तर सहित ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको अपलोड कर देंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि अवोगाद्रो की संख्या का मान कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है। यह इस बार जो 23 में 19 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, उसी से सब लिया गया है। तो अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इसको याद रखिएगा 22-23 होता है। याद रखिए अवोगाद्रो 22-23 होता है। वो याद करने के लिए कैसे है? देखिए 6.02 यानी कि डबल 2 है, यानी 22 और 10 का पावर जो होता है 10 का पावर -23। तो अवोगाद्रो संख्या याद रखिएगा 22-23, अवोगाद्रो संख्या 22-23 ऐसे याद रखिएगा तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23, तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? जो दूरी मापने के लिए वो सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है, इसका आंसर ए सही होगा। एक प्रकाश वर्ष है किसके कितने के बराबर? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप 2x में देखिए, लेकिन शुरू से अंत देखने की कोशिश करिए। 2x में देखिए लेकिन शुरू से अंत तक स्किप न करके देखें। तो देखिए दिया हुआ है कि एक प्रकाश वर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.46 इंटू 10 का पावर 15 होता है, तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे, चाह रहा है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसको देखे थे, वह 1 गैलन में कितना के बराबर होता है, तो वह होता है, देखिए 4 का आंसर ए सही होगा, 2642 होता है। 1 लीटर में कितना गैलन के बराबर होता है? तो 10.2642 होता है। आगे, 1 फर्मी मीटर में कितना मीटर होता है? 1 फर्मी मीटर में कितना मीटर होता है? फर्मी मीटर के पूछ रहा है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? डी हो जाएगा, 10 का पावर माइनस में 15 होता है। 1 फर्मी मीटर किसके बराबर होता है? तो 10 का पावर -15 मीटर होता है, इसका आंसर डी सही होगा। लॉगरिथम के आविष्कारक हैं, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? रिचर्ड डे हैं, वाल्टर हैं, जॉन नेपियर हैं, वाटसा हैं। तो लॉगरिथम के आविष्कारक कौन थे? तो जॉन नेपियर है, इसका आंसर सी सही होगा। आगे है क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ही दिया है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडिसन है, न्यूटन है, मैक्स प्लांक है, कूलम्ब है। तो क्वांटम जो सिद्धांत जो दिए थे मैक्स प्लांक ने दिए थे, इसका आंसर सी सही होगा। 8 है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र है। याद रखिए 2 आता है इसमें क्वेश्चन, एक हाइड्रोमीटर और एक हाइग्रोमीटर। तब इसमें कन्फ्यूजन होने लगता है। हाइड्रो जो मीटर होता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रो माने कि द्रव से संबंधित होता है, तो ये हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द्रव की घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, और जो वायुमंडल में आर्द्रता की माप करने के लिए जो होता है, तो वो हाइग्रोमीटर होता है, GRO हाइग्रोमीटर। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक होता है, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक होता है, वह होता है 10 का पावर -10 मीटर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, याद रखिए। एक फर्मी कितना होता है? तो 10 का पावर -15 होता है, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 का पावर -10 होता है। इसका मैं एक डिटेल वीडियो पूरा बना दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन जरूर पूछता है यहाँ से, एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा मेजरमेंट से। पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा कक्षीय वेग निर्भर करता है। जो पृथ्वी के उपग्रह का जो कक्षीय वेग है उसको किस पर निर्भर करता है? मतलब कि कक्षीय जो वेग है किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के उपग्रह पर को दिए गए वेग पर, सूर्य से उसकी दूरी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा की त्रिज्या पर होता है, कक्षा की त्रिज्या पर होता है। घड़ी में चाबी देना उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का। देखिए किसी भी चीज़ को अगर गतिशील में तो गतिज ऊर्जा है, अगर उसमें जैसे कि अगर इसमें चाबी ऐंठ दिया जाए तो वह स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो इसका आंसर सी सही होगा 11 का। 12 है, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका गति का वेग कितना होगा? देखिए क्या होता है कि इसका संवेग कितना हो गया? तो संवेग होता है, संवेग जो होता है, संवेग बराबर होता है mv होता है, और वहीं पे 1/2 mv² होता है। अगर यहाँ पे संवेग को 50% बढ़ा दिया जाएगा तब उसके इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसमें ये जो है, यह जो है यम जो होगा दोनों में सेम है, यम का मतलब कि द्रव्यमान सेम है। तो जब इसमें अगर मान लीजिए इसमें अगर 4 है वेग
और उसको 50% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 4 मतलब कि 6 हो जाएगा। तो जब 6 यहाँ पे जाएगा तो पहले क्या था, अगर 4 का पावर माने स्क्वायर करेंगे तो 16 हुआ था। अब देखिए इसको 6 6 का 36 हो जाएगा। तो कितना परसेंट बढ़ जा रहा है यहाँ पे, वही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। तो याद रखिए इसका सी होगा। आगे अब देखिए यहाँ पे 18, यहाँ पे याद रखिएगा कितना घट रहा है, यहाँ 1/2 से भी तो कटेगा, तो यह आ जाएगा इस पे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 125% बढ़ जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो अनुदैर्ध्य जो होती है वह किस में होता है, तो वह होता है सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। इसका आंसर ए सही होगा। किसी माध्यम में, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, जो अनुप्रस्थ तरंग जो होती है किस माध्यम में नहीं हो सकती है, तो वह हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है, तो प्रत्यास्था गुणांक होता है। इसका आंसर ए सही होगा। पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी आधारित है न्यूटन के प्रथम गति के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। तो जो पनडुब्बी होता है वह होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। इसका आंसर सी सही होगा। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। कारण क्या है, उसका जो नमक की मात्रा ज़्यादा होता है, उसका जो घनत्व थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अगर आप जैसे कि नदी से अब समुद्र में जाएंगे तो आप हल्का सा ऊपर हो जाएंगे। तो वही इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफी दूर फैला रहता है, नहीं जल भटा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका आंसर डी सही होगा। समुद्र के पानी का घनत्व है नदी की पानी से घनत्व से पानी के से घनत्व अधिक होता है। इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है, तो 17 का आंसर डी सही होगा। 18 है कि तरंग अपश्रव्य कही जाती है, अपश्रव्य कही जाती है जबकि उसकी आवृत्ति होती है। तो देखिए याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के हर्ट्ज से लेकर के 20,000 के बीच में, हर्ट्ज के बीच में, ठीक है ना, मानव सुन सकता है, और इससे कम और इससे अधिक में नहीं सुन सकता है। तो ये यहाँ पे पराश्रय रंग होती है, पराश्रय रंग अधिक होता है, और अपश्रव्य जो होता है यहाँ से नीचे होता है, और यहाँ पे श्रव्य तरंगें होती हैं जो हम लोग सुन सकते हैं। 20 से 20,000 के हर्ट्ज के बीच में हम लोग सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हम लोग नहीं सुन सकते, तो उसको बोलते हैं पराश्रय तरंग। और अपश्रव्य जो होता है उससे नीचे होता है। तो देखिए क्या होगा, इसका आंसर 18 का डी हो जाएगा। इससे कम होगा, अपश्रव्य बोलते हैं इसको, अपश्रव्य बोलते हैं, याद याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो ये जो जो खाका हम बना रहे हैं ये आपको याद होना चाहिए कि सुनाई देता है, श्रव्य कौन सा होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुनाई देता है। 20 से कम जो होगा, 20 हर्ट्ज से जो कम होगा अपश्रव्य होगा, और 20,000 से जब ऊपर होगा तो पराशर तरंग होगी, हम लोग को सुनाई नहीं देगा। आगे, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग जो होगा क्या हो जाएगा। यदि तरंग की लंबाई के मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, परिवर्तित रहेगा, चारगुना हो जाएगा। तो 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका आंसर ए सही होगा। ध्वनि तरंगे हैं, याद रखिएगा ध्वनि जो तरंग होती हैं इसमें आधा ध है और यहाँ पे आधा ध है, इससे याद रखिएगा। ध्वनि जो तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कभी कभी ध्वनि जो होती है जैसे पानी के सतह पर और पानी के अंदर होता है, ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो जाती हैं, लेकिन ध्वनि को ज़्यादा से ज़्यादा अनुदैर्ध्य में ही रखा जाता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। तो 20 का आंसर ए सही होगा। आगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है कितनी। तो गोलीय जो दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता की त्रिज्या की कितनी होती है, आधी, दुगुनी, तीन गुनी, चौथाई। तो यह होता है आधी। इसका आंसर ए सही होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, याद रखिएगा इसमें उत्तल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है और सीधा होता है। इसका आंसर ए सही होगा। यह हमेशा होता है, उत्तल दर्पण में जो बना होता है वह काल्पनिक बना होता है और सीधा बना होता है। आगे, इसका आंसर सही है ना, 23 22 का है, ठीक है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश जो तरंग हो जाती है वह मतलब कि उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का और परावैगनिक तरंग का। तो यह जो प्रकाश की तो तरंग होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तो 23 का आंसर भी सही होगा। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, जो फोटोग्राफी का जो अभिदृश्यक जो लेंस होता है, अवतल लेंस होता है,
उत्तल लेंस होता है, उभयोत्तल होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस होता है। याद रखिएगा, फोटोग्राफी का जो कैमरा का जो फर्स्ट पेज होता है, मतलब कि अभिदर्शक लेंस होता है, वह उत्तल लेंस में होता है। ई बराबर एम सी स्क्वायर प्रतिपादित किया गया है, यह किसके द्वारा था? आइंस्टीन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में, रेडियम में। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का बी होगा, प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन कि फ्यूज की पदार्थ का होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च नगण्यता, उच्च गलनांक। तो इसका हो जाता है सबसे ज्यादा होना चाहिए निम्न गलनांक। 27 का आंसर बी सही होगा। दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय निम्न चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे देखिए एक्स किरणें, वाई किरणें, परावैंगनी किरणें और रक्त किरणें। तो यहाँ पे बढ़ती क्रम में लिखा है कि जो बढ़ते क्रम में है चुंबकीय है रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी विकिरण, एक्सरे और गामा किरण है। तो यहाँ पे जो गामा किरण होती हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर गामा की किरण जो हो जाएगा, इसका आंसर बी सही होगा। ऊर्जा का क्षय कम होता है दृक द्वारा, दृष्ट द्वारा, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों धारा में, और इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊर्जा का जो क्षय होता है वो किसमें कम होता है? तो वो होता है दृष्ट धारा में, यानी कि एसी की धारा में होता है, दिक् धारा में। आगे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? जो ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पर? चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, स्व प्रेरण, अन्वयन प्रेरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण से कार्य पर सिद्धांत कार्य करता है। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसको बताइएगा। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, कोई निश्चित क्रम नहीं है, माने निश्चित नहीं है। तो 31 का आंसर बी सही होगा, समांतर क्रम में होता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया में सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? जो ऊष्मा होती है किस प्रक्रिया में सर्वाधिक गति से स्थानांतरित होती है? चालन, संवहन, विकिरण और इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊष्मा होता है विकिरण के माध्यम से बहुत तेज स्थानांतरित होता है। न्यूनतम संभवतः ताप होता है -273 होता है, जिसको परम ताप शून्य के नाम से जानते हैं। इसका आंसर 33 का ई होगा। यदि वायुमंडल न होती तो दिन अवधि होती कम, ज्यादा, अपरिवर्तित आदि। अगर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि कम होता, ज्यादा होता, अपरिवर्तित होता, आधी होता। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कम होता। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट, प्रभात मंडल और कोई भाग नहीं। तो 35 का आंसर बी सही होगा, किरीट जो होता है वह दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए और जल से वायु में जाए। अब देखिए आंतरिक परावर्तन जो होता है वह कब होगा? तो जब सघन माध्यम से, जैसे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। ठीक, तो इसमें देखिए वायु, कांच, वायु, जल, कांच, वायु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा सी, कांच से वायु में। निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है पीला, बैगनी, नीला, हरा। तो अपवर्तनांक जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बैगनी किरण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दिया हुआ 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग ज्यादा होती है? तो इसका हो जाएगा दृष्ट। इसका आंसर सी 38 का सी सही होगा। प्रकाश की चाल जो होती है सबसे पहले ज्ञात की किसने? प्रकाश की जो चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो वह रोमर ने ज्ञात किया था। इसका आंसर भी सही होगा। जो प्रकाश की जो चाल है सबसे पहले ज्ञात किए थे रोमर ने। सरल सूक्ष्मदर्शी की में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है कहाँ पे? तो इसका आंसर 40 का आंसर हो जाएगा ए। 40 का आंसर ए हो जाएगा। लेंस और प्रकाश के बीच में, जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो क्या होगा? उसका तरंग दैर्ध्य घटता है। इसका आंसर बी सही होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। जब प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो यह हीरे में होता है। इसका आंसर ए सही होगा। जब प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाश का जो तंतु होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है
43 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसका आंसर ए सही होगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यह सौर सेल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो 44 का आंसर सी सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो जो यांत्रिक ऊर्जा होता है जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो वह होता है डायनमो। और उसी के विपरीत जब होता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है तो वह होता है मोटर। तो इसका आंसर ए सही होगा। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 इंटू 10⁷ के होता है। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो इसका होता है 2 इंटू 10⁶ न्यूटन वर्ग मीटर होता है। आगे, परमाणु रिएक्टर आधारित है, परमाणु रिएक्टर आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर और सभी पर। तो 48 का आंसर भी सभी हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु रिएक्टर, जो परमाणु रिएक्टर जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। और सूर्य का जो होता है वह नाभिकीय संलयन से होता है। परमाणु बम आधारित है, परमाणु जो बम होता है नाभिकीय विखंडन से होता है। तो इसका आंसर 49 का क्या हो जाएगा? सी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है, तो हाइड्रोजन जो बम होता है आधारित होता है वह नाभिकीय संलयन से होता है। तो इसका दो चीज होता है, एक सूर्य जो है, सूर्य का जो प्रकाश होता है नाभिकीय संलयन से, तो संलयन याद रखिए, संलयन सूर्य, और हाइड्रोजन बम। परमाणु बम सिर्फ एक है, विखंडन से होता है। आगे, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, यह क्या है? एक संयोजी, उत्तक संयोजी है, त्रिसंयोजी है, 5 संयोजी है। तो 51 का डी हो जाएगा, चतुर्थ संयोजी है, तो इसका आंसर डी सही होगा। पाजिटान की खोज किसने किया था? पाजिटान की खोज किसने किया था? देखिए, जे थॉमसन। ईटा पर नाच, ईटा पर नाच ये हो गया न्यूटन पोर्टान, न्यूटन का। रदरफोर्ड पोर्टान का, तो इसका एंडरसन हो जाएगा। पाजिटान का 52 का आंसर सी सही हो जाएगा। एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है? एक कूलाम आवेश जो होता है किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है? तो यह हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। किसी तार का प्रतिरोधकता निर्भर करती है उसकी लंबाई पर, पदार्थ पर, सेक्शन एरिया पर और कोई नहीं। तो जो किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है वह पदार्थ पर निर्भर करती है, पदार्थ पर। 1 घंटा वाट बराबर होता है, 1 घंटा वाट बराबर होता है। तो देखिए, इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, 1 घंटा वाट बराबर, घंटा वाट का क्या होता है? तो 1 जूल, 1 जूल गुणे 1 सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। और यहीं पे घंटा जब जुड़ गया तो यहाँ पे 3600 सेकेंड हो जाएगा 1 घंटा का। तो अब इस पे जो होगा, इसको जब हम इसमें करेंगे, दशमलव में ले आएंगे तो 3.106 का पावर गुणे 3 हो जाएगा। और यह भी जो जूल होता है, इसका जो वाट का होता है जूल, तो इसका आंसर जूल हो जाएगा, यानी कि बी सही होगा। यह जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसको। 1 वाट घंटा में कितना होगा? अगर यही किलोवाट में होता 3 जीरो और बढ़ जाता। ठीक है, तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है, एक मैक, मतलब मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करके आता है? तो जो विमान निर्धारण होता है ना, मैक संख्या के चाल पर ही निर्धारित होता है। इसका आंसर 56 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघट्य होता है। जो एक कार में बैटरी जो विद्युत अवघट्य होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक, यह हो जाता है। 57 का आंसर भी सही होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दर्शन की, जो हम यहाँ पे बैठे हैं ये 25 सेंटीमीटर दूर पर स्पष्ट अगर दिखाई दे रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर सी सही होगा। 58 का सी। 59 देखेंगे, प्रकाश की तरंग के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हाइगेंस ने प्रकाश की तरंग के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे, तो हाइगेंस है, इसका आंसर सी सही होगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जो विक्षेपण जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है? तो नीले रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इसका आंसर सी होगा, लाल का। आगे, पानी के ऊपर जो दिया हुआ है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। पानी के ऊपर तल परत पर चमकना उदाहरण प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, प्रकीर्णन का और व्यतिकरण का। तो 61 का डी हो जाएगा, व्यतिकरण का। इसका आंसर डी सही होगा। धूप के चश्मे की पावर होती है, 0 डायोप्टर होता है।
इसका आंसर ए सही होगा 62 का। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण, जल वाष्प, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो विसरण का कारण है धूल कण के कारण, इसका आंसर ए सही होगा। 64 है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश जो तंतु है पूर्ण परावर्तन के कार्य पर सिद्धांत करता है, सिद्धांत के कार्य पर करता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, जो है प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी। कांच, निर्वात, जल और वायु। तो कांच में होगा, इसका 65 का आंसर हो जाएगा ए। आगे, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। जो सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, परावर्तन द्वारा। तो यह जो तो होता है वह विकिरण के द्वारा होता है, तो 66 का बी सही होगा। आगे, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। जो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है, थर्मोस्टेट नाम से ही थर्मोस्टेट एक समान ताप को बनाए रखने के लिए होता है, इसका आंसर सी सही होगा। यह है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है फ़ारेनहाइट पर कितना होगा, तो वह इसका 212 होता है। देखिए 180 न्यूनतम होता है फ़ारेनहाइट, 132 नहीं 18 न्यूनतम होता है ना, इसका क्या हो जाएगा। देखिए फ़ारेनहाइट पे न्यूनतम जो होता है 32 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट पे, और यह होता है 212, याद रखिए 212 अधिकतम। तो इन दोनों के बीच में 180 का अंतर आता है, ठीक। तो याद रखिए कि फ़ारेनहाइट में कह रहा है कि स्केल पर, मैंने शुद्ध का जल जो होता है शुद्ध जल का, तो सेंटीग्रेड पे जो होता है 0 और 100 के बीच में होता है, तो इसका क्वथनांक 100 होता है। तो यही अंतिम मान का होता है, यानी कि 212 होगा, इसका आंसर डी सही होगा। केल्विन ताप में बर्फ का गलनांक होगा, केल्विन ताप पर बर्फ का गलनांक होगा, तो गलनांक इस पे हो जाएगा, गलनांक 273 होगा, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सही होगा। देखिए बर्फ का जो गलनांक होता है जो सेंटीग्रेड में होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 के बीच में होता है, तो 100 क्या होता है क्वथनांक, यानी कि गलनांक 100 हो गया, मतलब हो गया, और यह हो जाएगा 0 डिग्री गलनांक, यानी कि यह बर्फ में आएगा, तो यह हो जाएगा 273 और यह हो जाएगा 373, ठीक। तो यही पूछ रहा है, तो इसका आंसर 69 का ई सही होगा। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होगा, याद रखिए, इसको याद रखिएगा, ठोस ज्यादा होता है, फिर उसके बाद द्रव नहीं, ठोस, द्रव और गैस। सबसे कम होता है गैस में, सबसे ज्यादा होता है ठोस में। तो यहाँ पे इस्पात, निर्वात, जल, यानी कि इसका आंसर ए सही होगा। दिया हुआ है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा, तो ठोस में सबसे ज्यादा अभी पढ़े, इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने सेकंड तक रहता है, 1/10 भाग रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो ध्वनि का जो हमारे कान पर प्रभाव पड़ता है कितने समय का रहता है, 1 सेकंड, माने 1/10वां सेकंड होता है। तो यह हो गया, इसका आंसर बी सही हो गया। इतना ही क्वेश्चन था, आप लोगों को बताइएगा कि कौन सा आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।